इफ़ वी वांट अ सिलेक्शन इन टियर 2 तो हमको इस बारे में सोचना होगा कि आज तक हम जितने भी एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं और उनको क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उसका रीज़न क्या रहा है? इसके बारे में हमको सोचना होगा ताकि ये टियर 2 को हम अपना फाइनल अटेम्प्ट बना पाएँ और एक जॉब सिक्योर कर पाएँ और एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएँ। सो हेलो एंड वेलकम टू टीच विद विपिन। इस वीडियो में क्विकली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से हम कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं और आगे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन क्या है? सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। देखिए हम देखिए सपोज़ करिए कि हमारे एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और हम उसको गलत करते हैं तो उसका मेनली 4 रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न होता है कि हम जिस भी रिसोर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसमें वो चीज़ दी ही नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। यानी कि हमारे इस रिसोर्सेज़ में वो चीज़ थी ही नहीं, जिस बुक को हम फ़ॉलो कर रहे थे, उसमें वो चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं थी। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाएँगे और करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। केवल 25% चांस होता है एक एमसीक्यू में कि वो क्वेश्चन सही होगा और डिस्क्रिप्टिव में हम उसके बारे में रैंडम चीज़ें लिखेंगे, तो इसका कोई भी सेंस नहीं बनाता है। और दूसरा रीज़न होता है कि सोर्सेज़ में तो हमारे वो प्रेज़ेंट होता है, बट हमने उसकी पढ़ाई नहीं की होती है। यानी कि बुक में जिस बुक को हम फ़ॉलो कर रहे हैं उसमें उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन है, उस टॉपिक के बारे में दिया हुआ है, बट हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो फिर हम उस क्वेश्चन को गलत करके आएँगे या फिर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तीसरा रीज़न हो सकता है कि हमारे सोर्सेज़ में वो चीज़ प्रेज़ेंट है और हमने उसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, बट हमने रिवीज़न नहीं किया है। देखिए मेरा हमेशा से कहना है कि अगर किसी चीज़ को आप 3 से 4 बार नहीं पढ़ पाओ, तो फिर उसको कभी मत पढ़ो, उठाओ ही मत उसको। क्योंकि एग्ज़ाम में एक प्रेशर सिचुएशन में जब आपको उसका आंसर करना होगा, तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे। अगर 4th रीज़न की बात करें, तो सपोज़ करिए कि हमने क्वेश्चन को रीड किया और उसके बारे में समझा और जब उसको अटेम्प्ट करने गए, तो हमने उसको गलत कर दिया, यानी कि सिली मिस्टेक इसको बोलते हैं। इन चारों में से अगर एक भी कैटेगरी में हम फ़ॉल करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा और इस वीडियो में इसी के बारे में हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि एक-एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। If you think deeper about that 4 problems, then you will come up with 4 solutions, which I have mentioned here. Let us solve those 4 problems one by one. The purpose of this video applies equally on every subject, but for example I am taking the example of टीजीटी सोशल साइंस। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम था कि हमने जिन रिसोर्सेज को फॉलो किया है उससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन है कि हमको सिलेबस को सबसे पहले एनालाइज करना होगा और देखना पड़ेगा कि सिलेबस में जो चीज़ मेंशन है क्या हम उसके अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं। सो इन केवीएस एनवीएस एंड ईएमआरएस 90% सिलेबस इज सिमिलर, देयर इज अ 10% गैप इन बिटवीन दीज टू। अगर आप सिलेबस को ऑब्जर्व करोगे तो केवीएस एनवीएस में एक मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का छोटा सा पोर्शन ऐड हुआ है, बाकी 90% सब्जेक्ट जो है उस सिलेबस जो है वो सिमिलर है। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें करना है कि सिलेबस हमें वर्ड टू वर्ड याद हो जाना चाहिए। टियर 2 की प्रिपरेशन करने से पहले हमें सिलेबस वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, जिससे कि अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए हम कब कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या टू द पॉइंट वही चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर सिलेबस से इधर-उधर हो रहा है। सो मेक श्योर कि आपके पास सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर स्टिक होनी चाहिए। बात करें रिसोर्सेज की दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो सिलेबस में जो भी चीजें मेंशन है क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी का कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेबस का एक पोर्शन का बात करूं, हिस्ट्री का रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में दिया हुआ है सिलेबस में, तो वो चीज़ क्या है कि 8th में मेंशन है। केवल एक ये पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है और केवीएस एनवीएस में थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन है एंशिएंट और मेडिवल, वो कवर होगा 6th और 7th के एनसीईआरटी में। और बाकी सिविक्स, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री ये मेनली हमारा 9th और 10th की एनसीईआरटी से कवर होने वाला है। प्राइमरी सोर्सेज हमको यही रखने हैं और अगर उस पे ऐड ऑन करना है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो देन शिफ्ट टू 11th एंड 12th एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी में होता है क्या है कि 9th और 10th में एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया जाता है, बट आपको इन डेप्थ नॉलेज उस टॉपिक्स के बारे में 11th और 12th में दी जाती है। 80% सब्जेक्ट्स में यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है कि अगर हमारे रिसोर्सेज सही होंगे तो हम सही पढ़ाई करेंगे सिलेबस को फॉलो करते हुए। लेट अस मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व दी। देखिए जैसा कि हमने अपने थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि हमारे रिसोर्सेज में कोई कंटेंट प्रेजेंट है और हमने उसके बारे में पढ़ाई भी की है, बट लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हम उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि टीयर 2 में जो हमारा पैटर्न है वो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबसे पहले सिलेबस उठाओ, फिर उसके बाद रिसोर्सेज को सही से फॉलो करो और उसके बाद जब रिसोर्सेज में आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हो, उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उनके एमसीक्यूज को सबसे पहले सॉल्व करो।
जब एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप कोई भी एक एमसीक्यू बुक ले लो या फिर चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो आप, या फिर कोई भी एआई, परप्लेक्सिटी हो गया, जेमिनी हो गया, आप कोई भी एआई फॉलो कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जो सही लगे प्रैक्टिस के लिए, मार्केट में सब कुछ सही है, बट मैं प्रेफ़र करूँगा चैट जीपीटी या एआई। आप जैसा प्रॉम्प्ट फीड करोगे, वो वैसा ही एमसीक्यूज़ आपको बना कर के दे देगा। बहुत सारे कोचिंग्स में मैंने ये टियर 1 में ऑब्ज़र्व किया था कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन्स हैं, 5-500 रुपए कोचिंग चार्ज कर रहे थे, आपको पीडीएफ बना कर के देने का। बट वो सारे क्वेश्चन्स एआई से बनवाए गए थे। जब आप नॉर्मली चैट जीपीटी पर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन्स प्रिपेयर करा सकते हो। जस्ट उस पे फीड कर दीजिए कि मुझे इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ बना कर के दो और उनकी डिफ़िकल्टी क्या होनी चाहिए। आपका प्रॉब्लम ये यहीं पर सॉल्व हो जाता है। ये कोई नहीं बताता है दोस्तों आपको, तो आपको यही करना है। जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे, आप एआई को जैसा प्रॉम्प्ट फीड करोगे कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन डिज़ाइन करके चाहिए, असर्शन रीज़न बेस्ड चाहिए, फैक्चुअल चाहिए या फिर एनालिटिकल बेस्ड चाहिए, आप वहाँ से वो चीज़ सॉल्व कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करो, 15 टू 20% सिलेबस का चंक कंप्लीट करने के बाद तभी आप डिस्क्रिप्टिव पर मूव करो। अदरवाइज़ आप जो आंसर लिखोगे उसमें कोई दम नहीं होगा। तो आंसर्स को लिखने का आपका तरीका यही होना चाहिए कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उनको लिखो, या फिर बोर्ड जो 10th और 12th के बोर्ड्स होते हैं उनके पीवाईक्यूज उठा लो। देखिए, क्वेश्चन वही होगा, बट आपका लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। आपका लिखने का तरीका एक टीचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और यहाँ पर केवल 4 मार्क्स का आंसर देना है। ये हमारे इसमें पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं होता एक्सप्लेन करने का, तो आप टू द पॉइंट बुलेट्स में आंसर दे सकते हो। छोटा सा इंट्रो एंड देन टू द पॉइंट आंसर दीजिए। जितना ही टू द पॉइंट आप आंसर देंगे, उतना ही आपको मार्क्स अलॉट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 नंबर में 8 पॉइंट लिखते हो विद इंट्रो एंड कंक्लूजन, तो आपको 8 नंबर डेफिनेटली मिल जाएँगे, 7 या 8 डेफिनेटली मिल जाएँगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने का तरीका बता दिया। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव को प्रैक्टिस करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। सो फॉर प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई हैव डिजाइन्ड दिस आंसर शीट। दिस इज़ अ मेंस ट्रैकर आंसर शीट व्हिच आई हैव डिजाइन्ड एंड प्रोवाइडेड इन माय टेलीग्राम। आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लो और इसके 10 टू 50 पेजेस निकलवा लो। देखिए, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, मैंने इसको पर्टिकुलरली प्रैक्टिस के लिए ही डिज़ाइन किया है। सपोज़ करिए आपने यहाँ पर अपना क्वेश्चन मेंशन किया एंड देन यू राइट योर आंसर। ये कोई भी सब्जेक्ट का आपका आंसर हो सकता है। आपका लैंग्वेज पेपर हो सकता है, आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। पैटर्न सेम फॉलो होगा, सिस्टम सेम फॉलो होगा, बस सब्जेक्ट नॉलेज डिफर डिफर कर जाएगी वहाँ पर। आपको आंसर लिखने के बाद यहाँ पर जब एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर अपना टाइम मेंशन करो, टाइम बाउंड मैनर में लिखो। एक लाइन में अपने मिस्टेक्स को यहाँ पर मेंशन करिए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। एंड देन आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन को दोबारा करने की ज़रूरत है या नहीं। मैंने यहाँ पर ये चीज़ मार्क करके दी है। अगर आप इस चीज़ को करोगे, तो आपको ये विद द पासेज ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा, जब 10 दिन 15 दिन बीत जाएँगे और आप इसको वापस से रिविज़िट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको जाओ टेलीग्राम से डाउनलोड करो और यूज़ करो। देखिए, हमारा 3 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब हमारा चौथा प्रॉब्लम है कि जो सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं, वो सिली मिस्टेक होती है हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, उसकी वजह से हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तीसरा और चौथा। बट चौथे में एक और कंपोनेंट है कि हमें फीडबैक कहाँ से मिलेगा। एमसीक्यूज़ का फीडबैक तो आप खुद ही कर सकते हो कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है, वो आप खुद ही एनालाइज़ कर लोगे। बट जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं उसका फॉर्मेट आपको ये बता सकता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये क्लेम करता हूँ कि मुझे हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो मैं डेफ़िनेटली झूठ बोल रहा हूँगा, या फिर कोई भी ऐसा टीचर क्लेम कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। किसी को भी हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं हो सकती है। अगर वो हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है, तो उसमें वो मतलब मास्टर नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो मैं एसएसटी या फिर ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस का फीडबैक दे सकता हूँ 15th ऑफ फरवरी के बाद से। तब तक आप अपने कंटेंट को कवर करो और आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर अपनी चीज़ों को भेज सकते हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आंसर भेजो। अगर कोई और सब्जेक्ट होगा तो मैं उसका फॉर्मेट चेक कर दूँगा कि फॉर्मेट आपका सही है या नहीं, और अगर एसएसटी या फिर ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें कंटेंट भी चेक कर सकता। सो दिस इज़ अ सेल्फलेस वर्क फ्रॉम माय साइड। बात करता हूँ कि टारगेट ट्रैकिंग जर्नल और मेंस ट्रैकर आंसर शीट के बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आप इसको यूटिलाइज़ करो। करंटली हमारा 50 डेज़ का चैलेंज भी चल रहा है, जिसमें कि हम लोग 6 टू 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, और बाकी जो जॉब के साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि थोड़ा टाइम निकालें वो पढ़ाई के लिए और अपने टास्क को डेली कंप्लीट करें।
अपने हेल्थ को लेकर के चलते हुए, और स्क्रॉलिंग रील्स और शॉर्ट्स से दूर रखना है खुद को, और डाइट को कंट्रोल करना है, स्लीप को मेंटेन करना है, और अपने डेली टारगेट्स को रिगरस 50 डेज की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रोग्राम हमारा इन प्रोग्रेस चल रहा है, सो मेक श्योर कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। सो आई होप कि आपको इस वीडियो का पर्पस सर्व हुआ होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।